लास्ट ट्रांसफार्मर खत्म कर लिया पूरा, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एनर्जी लॉस, सारा निपटा दिया। कुछ बचा? कोई टॉपिक ऐसा जो गड़बड़ था? तो एसी जनरेटर शुरू करते हैं। डालो एसी जनरेटर। एसी जनरेटर। अच्छा, एक एसी जनरेटर से याद आया, ट्रांसफार्मर एसी में काम करता है डीसी में काम करता है? एसी में। ट्रांसफार्मर डीसी में काम क्यों नहीं करता? इंडक्शन नहीं होता, और म्यूचुअल इंडक्शन पे काम है, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, साइकिल चेंज नहीं होती, इंडक्शन नहीं होता। ठीक है, ये सब बातें आप करके आए हो। नाम से क्लियर करो, ट्रांसफार्मर क्या होता है? किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दे, कम वोल्टेज को ज़्यादा में कन्वर्ट कर दे, ज़्यादा को कम में कन्वर्ट कर दे। जनरेटर जो जनरेट करता है, जनरेट का मतलब होता है पैदा होना। गांव में कहते हैं ना बिजली पैदा हो रही है, तो बिजली पैदा क्या, वो एनर्जी कन्वर्ट ही तो हो रही है। तो जनरेटर का काम क्या है बताओ? एसी करंट जनरेटर, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अपने ना हिंदू माइथोलॉजी में 3 देवता होते हैं, कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अंग्रेजों के यहाँ भी 3 होते हैं, गॉड। वो गॉड बोलते हैं ना, ओ माई गॉड। तो गॉड का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय। जनरेटर मतलब जो पैदा करे। अपने यहाँ सृष्टि का निर्माण कौन करता है? ब्रह्मा जी, जनरेट कर रहा। ऑपरेटर जो चलाए, विष्णु जी चला रहे हैं। डिस्ट्रॉय, महेश, लास्ट में नाश मार दे। तो है इनके यहाँ भी वही 3, इन्होंने भी इसीलिए गॉड रखा कि कोई ना कोई 3 स्पिरिचुअल पावर हैं जो हमें जनरेट करता है, जो हमें ऑपरेट करता है और जो हमारा डिस्ट्रॉय करता है। तो जनरेट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को जनरेट करना, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? बोलो। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ट्रांसफार्मर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, हल्का सा। हो सकता है तुमने कहीं मोटर वगैरह पढ़ा हो, मोटर नाम सुना है? मोटर पढ़ी होगी तो काम हो जाएगा। मोटर जस्ट उल्टा होती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। पंखे में मोटर लगी है, पंखा चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी ले रही है, तुम्हें हवा दे रहा है। तो हवा देने का मतलब क्या? तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। अब ये ना होता तो क्या होता? वो लिए खड़े होते पंखे। पानी वाली मोटर है, स्विच दबाई तुमने, पानी आ गया, तो मैकेनिकल काम ही तो आसान कर रही है ना मोटर। तो मोटर जनरेटर से उल्टा काम कर रही है। मोटर क्या करती है? जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। जनरेटर क्या करता है? जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बोर्ड पर्पज से जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों में से एक हमेशा आता है। पहले मैग्नेट चैप्टर में होता था साइक्लोट्रॉन, अब तो डिलीटेड है। तो साइक्लोट्रॉन और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कोई एक आता रहता था। जनरेटर और ट्रांसफार्मर में कोई एक आता है, 5 मार्कर लगता है। लक अच्छा हुआ तो पूरे 5 में लगता है, थोड़ा ख़राब लक हुआ तो 3 में से ये सब पूछ लेता है, 2 नंबर में कुछ और तोड़ देता है। वैसे भी रीजनिंग लॉजिकल पेपर बनता है जहाँ पे ये चीज़ें 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन तो अब आता ही नहीं है, ब्रेक कर देता है 3+2 या 3+1+1 में। तो वहाँ ये लॉन्ग आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, चाहे जनरेटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो। तो होश में पढ़ लेना और थोड़ा ठीक से पढ़ लेना। क्या होता है जनरेटर? जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है EMI पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सीधा ट्रांसफार्मर का किस पे बेस होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। वहाँ 2 कॉइल होती हैं, यहाँ एक ही कॉइल है, इसलिए फैराडे लॉ ऑफ EMI पे इसका जनरेटर का प्रिंसिपल काम करता है। तो जनरेटर का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है बच्चा? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई समस्या? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या थी बताओ? फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होता है।
तो फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस करने की जो फेनोमेना है वो आपकी ईएमआई कहलाती है। तो यहाँ पे भी वही बात कहेगा, कॉइल रोटेट होती है, तो जब कॉइल रोटेट होती है किसी न किसी एंगुलर वेलोसिटी से तो वहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है, उस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपकी डेवलप हो गई। ठीक, कंस्ट्रक्शन समझते हैं। पहले बताओ बातें समझ आ रही है नहीं आ रही? कंस्ट्रक्शन में कुछ पार्ट्स हैं इसके, पार्ट्स ऑफ जनरेटर ही हम बोलते हैं इसको, पार्ट्स ऑफ जनरेटर। डायग्राम में समझ लेते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल होती है, जिस तरीके से डायग्राम बन रहा है उस तरीके से समझ लो। ये आर्मेचर कॉइल है, ये कार्बन ब्रशेस होते हैं, ये स्लिप रिंग्स हैं। इन स्लिप रिंग्स का सीधा कनेक्शन R1 R2 मान लो, थोड़ी बड़ी कर लो, कोई सी दिक्कत नहीं। स्लिप रिंग्स को आप सीधा किसी न किसी लोड आउटपुट से कनेक्ट कर देते हो। वैसे बोर्ड पर्पज से आप प्रोजेक्ट अच्छा बना सकते हो इससे, या तो आप जनरेटर पे प्रोजेक्ट बना लो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ABCD दे दो, यहाँ 2 मैग्नेट हमने लगा दिए, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। कहानी समझ लेना पहले ठीक से, उसके बाद और ढंग से चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ये B1 B2 2 ब्रशेस हैं, R1 R2 2 स्लिप रिंग्स हैं। ये आउटपुट हो सकता है, रेजिस्टेंस कह लो इसको R। पहले तो डायग्राम सिंपल समझ में आ गया, अभी कुछ नहीं करना, एक एक लाइन समझते रहो। पार्ट्स ऑफ जनरेटर में सबसे पहला पार्ट होता है आर्मेचर कॉइल का। एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ये देखो नाम हमने ABCD दे दिया है, यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही टर्न बनाई है, कई सारे टर्न की ये। अच्छा, गाँव में जनरेटर देखा है किसी ने? हत्थी मारने वाला जनरेटर सबने देखा होगा। हत्थी वाला देखा, अब तो स्विच वाले भी आ गए हैं। नहीं, वो हत्थी मार चलाया है किसी ने, उसमें हैंडल लगाई है, देखो देखने में लगता है बड़ा टफ होगा, बड़ा आसान है। एक बार हैंडल लगाओ और बीच में हल्का सा एक पत्ती कट करनी पड़ती है, अपने आप जनरेटर चालू हो जाता है। यही तो होता है अगर चलाया है तो। हाँ, यही ऊपर से हल्का कट मारना पड़ता है तो फ्लक्स चेंज करवाता है। ये आर्मेचर, उस जनरेटर को दिमाग में रखना, बातें समझ आएंगी। ये आर्मेचर कॉइल है एक ABCD, इसको हम कहते हैं आर्मेचर कॉइल। क्या बोलते हैं? आर्मेचर कॉइल। ये आर्मेचर कॉइल हो गई, एक ABCD आर्मेचर कॉइल है, यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर, रेक्टेंगुलर होती है, जो 2 पोल पीसेस फील्ड मैग्नेट नॉर्थ और साउथ के बीच में रोटेट करती रहती है। तो फील्ड मैग्नेट हमारे पास कौन कौन से हैं? नॉर्थ और साउथ। तो दूसरा पार्ट आप क्या बना सकते हो? फील्ड मैग्नेट का। देखो वर्किंग काम है, एक एक बात आपको समझ आनी चाहिए। दूसरा आपने काम क्या लिया? फील्ड मैग्नेट। पहली बात कौन सी आई समझ? आर्मेचर कॉइल। दूसरा कौन सा आया? फील्ड मैग्नेट। तीसरी आती है स्लिप रिंग्स, ये R1 और R2 जो लाइट कांटेक्ट में होती हैं कार्बन ब्रशेस से। तो आपको 4 पार्ट पढ़ने हैं, स्लिप रिंग्स और ब्रशेस। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? आर्मेचर कॉइल एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD, जो कॉपर की बनी होती है, एक फील्ड मैग्नेट के बीच में ये रोटेट करती रहती है। R1 R2 2 स्लिप रिंग्स होती हैं और ये ब्रशेस होती हैं B1 B2। B1 B2 के लाइट कांटेक्ट में R1 R2 लगी होती है। रिंग्स का काम क्या होता है?
बताओ रिंग्स का काम क्या होना चाहिए, बोलो। ये कॉइल के साथ रोटेट करती हैं रिंग्स। जो रिंग्स हैं, जैसे कॉइल रोटेट करेगी ना जब ये, तो उसी के साथ ये रिंग्स रोटेट करती हैं। जो जब साइकिल अपनी चेंज करती है, एसी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसके साथ ये डायरेक्शन भी चेंज कर लेती हैं। कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं, बोलो। इनका काम क्या होता है कार्बन ब्रशेस का? नहीं, कांटेक्ट है, और आर्मेचर कॉइल और इसकी करंट आर्मेचर कॉइल पे ना जाए। देखो जब ये घूमेगी, मैं वर्किंग को थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये घूमेगी, फ्लक्स चेंज होएगा, करंट बनेगी, तो ये ब्रश क्या करती है, जो यहाँ करंट आउटपुट में मिलेगी वो करंट कोई भी आर्मेचर कॉइल में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो पूरे में स्पार्किंग पकड़ लेगी। ठीक है, तो पार्ट समझ में आ गए? कौन कौन से पार्ट थे आपके पास बेटा? आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट, स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस। ये मेटल रॉड होते हैं, वैसे ब्रशेस जो होती है मेटल पीस होते हैं, कार्बन रॉड्स होते हैं। ये रिंग्स के साथ लाइट कांटेक्ट में होते हैं, और इनका मेन पर्पस ही होता है कि जो रेजिस्टेंस है, मीन आउटपुट है, उसकी करंट अपने आर्मेचर कॉइल में न जाने देना। ठीक है, पार्ट्स समझ में आ गए? हाँ या ना बोलो, पक्का? तो थोड़ा सा इनके बारे में लिखोगे या मैं नोट्स भेजूँ? दोनों बातें, अगर लिखना है तो बता दो, मैं लिखवा दूँ, नहीं तो नोट्स भेज दूँ। क्या कह रहे हो तुम, कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है, जनरेटर पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया, कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, कंस्ट्रक्शन में इसके पार्ट्स पढ़ लिया। अब आते हैं इसकी वर्किंग में। इसकी वर्किंग थोड़ी सी ट्रांसफार्मर से अलग है और जल्दी समझ में नहीं आएगी इसकी वर्किंग, तो वर्किंग समझने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट दिख रहा है? कोई समस्या? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? नॉर्थ टू साउथ, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, जब ये कॉइल रोटेट कर रही है, मान लो ये वर्टिकल पोजीशन पे ये ऐसे रखी है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, थोड़ी देर के लिए मान लो वर्टिकल पोजीशन पे ऐसे, भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। ठीक है, करंट सपोज करो ABCD करंट अपनी आ रही है घूमने की वजह से, ये वर्टिकल पोजीशन पे, तो राइट हैंड रूल लगाओ फ्लेमिंग का। अगर करंट इस तरीके से अपनी जा रही है, हमने थोड़ी देर के लिए ऐसे मान रखा है कि ज़्यादा परेशानी ना हो, ये करंट आ रही है वर्टिकल पोजीशन पे, तो जैसे घूम रही थी तो AB कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड। राइट हैंड रूल लगाओ भाई फ्लेमिंग का। क्या होता है? मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। मोशन ऑफ द कंडक्टर किधर है? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मोशन ऑफ द कंडक्टर वर्टिकल ऐसे लगा हुआ है, और ये करंट है अपनी। तो इंड्यूस्ड करंट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, तो सपोज करो इनिशियली ये वर्टिकल पोजीशन ऐसे है, अरे समझने की कोशिश करो, ये ऐसे है, वर्टिकल पोजीशन पे रखी हुई है कॉइल अपनी। जब ये वर्टिकल पोजीशन पे रखी हुई, तो इस टाइम पे AB ये है, CD ये है, ये ऐसे घूमी ऐसे, ये देखो ये गई, तो AB कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड। AB कहाँ आ रही है? अपवर्ड। भाई AB नीचे गई, CD ऊपर आई, तो AB जा रही है नीचे। नहीं आ रहा समझ? इसे नींद आ रही से नहीं आ रहा समझ? अरे हाँ या ना बताओ यार। एक कॉपी दे दो, मैं कॉपी समझा दूंगा। यही कॉपी दे दो, बंद कर दो। ये सपोज करो आर्मेचर कॉइल है, ये ABCD, इतनी बात समझ में आ गई? अब ये इनिशियली ऐसे रखी हुई है, ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे, ABCD। जब ये ऐसे रखी हुई है, और फील्ड कैसे जा रही है? ऐसे। फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे लगी हुई है, तो और इसका मूवमेंट एक्सिस होनी है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ऐसे घूमी, तो देखो AB नीचे अंदर की तरफ जा रही है, CD ऊपर की तरफ आ रही है, तो पाथ ऑफ द करंट क्या होना चाहिए? DCBA मिलना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रोटेशन खत्म, अगले रोटेशन पे आओ। अब AB ऊपर आएगी,
सी डी नीचे जाएगी तो करंट का पाथ क्या हो जाना चाहिए, ए बी सी डी। तो अगर मैं ईएमएफ की इक्वेशन पे ले जाऊं तो E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। कहाँ से आता है इसको डिफाइन कर लेते हैं। फाई इक्वल आपके पास बी डॉट ए था, तो फाई इक्वल बी ए कॉस ओमेगा टी आ गया। फैराडे लॉ से माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है, तो माइनस एन डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी आ गया, माइनस एन बी ए कॉन्स्टेंट कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, माइनस माइनस खत्म, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये पीक वैल्यू होती है। तो ये बन गया ई नॉट, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो आप ई और टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हो, ये टाइम पीरियड टी है तो ये टी बाई 2 हो गया, ये टी बाई 4 हो गया, और ये कितना हो गया 3t बाई 4। इनिशियली जब हम 0 से चले थे, मतलब ये ऊपर गई थी ऐसे, तो जब टाइम 0 है तो यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 पुट करो, देखो टी 0 पुट करो तो 0 हो गया। अब अपना टी बाई 4 है, अगर टी बाई 4 है तो इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी बाई 4। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, बहुत बढ़िया, इंटू टी बाई 4, 2 से 4 टी से डी कटा, कितना बचा पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब क्या आ गया, ई नॉट आ गया, तो टी बाई 2 कंडीशन पे कहाँ पहुँच गया, ई नॉट पे पहुँच गया। अब यहाँ टी बाई 2 रखो, साइन पाई आया, साइन पाई 0 होता है, 3t बाई 4 रखो, -1 आ जाएगा तो माइनस ई नॉट आ गया, टी पे फिर 0। तो देखो क्या ये साइकिल बन गई। इसको जनरेटर की वर्किंग पे आप ऐसे समझ सकते हो, दो बातें केवल रटनी है बस वर्किंग में। इनिशियली वर्टिकल पोजीशन पे आई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगी है, तो राइट हैंड रूल के हिसाब से ए बी नीचे गई, सी डी ऊपर आई, इंड्यूस करंट का पाथ हो गया डी सी बी ए। अब सी डी ऊपर आ गई थी पहले, ए बी नीचे, फिर घूमी, अब ए पी ऊपर आ गई, सी डी नीचे चली गई, तो इंड्यूस करंट का पाथ कैसा हो गया, ए बी सी डी। यही जनरेटर की वर्किंग है, इतना बस। तो आपको डेफिनेशन, प्रिंसिपल, पार्ट्स और वर्किंग समझनी है, ठीक है। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना।